हेलो फ्रेंड, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल पेडागोजी विद अंकिता। और आज हम भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख विधियां जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं। सबसे पहली है व्याकरण विधि, दूसरी व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरी प्रत्यक्ष विधि, चौथी सम्मिश्रण विधि, पांचवी संप्रेक्षण विधि, छठी आगमन विधि और सेवंथ है निगमन विधि। व्याकरण विधि क्या होती है, इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत जो है अन्य भाषाओं के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसके बाद सब संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं, यानी कि इसमें व्याकरणिक नियम सिखाए जाते हैं और उनके आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। शब्द संयोजन कराया जाता है और भाषा के अन्य नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। अब दूसरी है व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही है। व्याकरण अनुवाद विधि, इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियां परस्पर संयोजित होती हैं, यानी कि व्याकरण भी होता है और अनुवाद भी होता है। तीसरी है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के साथ प्रत्यक्ष विधि का अभिभाव हुआ। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी मतलब कहा जाता है। इसमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है बच्चा या स्टूडेंट इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को मौखिक वार्तालाप के थ्रू अन्य भाषा सिखाई जाती है। मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना कोई और भाषा सिखाई जाती है, जैसे कि हमारी मदर टंग या हमारी मातृभाषा हिंदी है, जबकि हमें इंग्लिश टू इंग्लिश या इंग्लिश में ही इंग्लिश को सीखना होता है। चौथी है सम्मिश्रण विधि। इसमें क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। इसमें मतलब कि शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मतलब भाषा शिक्षण की विधि उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया के चरणों में किसी भी विधि का चयन कर सकता है। इसमें सम्मिश्रण विधि या बहुत सारी विधियां शामिल होती हैं। संप्रेक्षण परक विधि। संप्रेक्षण परक विधि में क्या होता है, इसमें प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाते हुए संप्रेक्षण परक विधि का विकास होता है, यानी भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना होता है। इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और ज्यादा सुदृढ़ बनाया जाता है, जिसमें संप्रेषण परक विधि का विकास किया जाता है। आगमन विधि क्या है, आगमन विधि होती है उदाहरण से नियम की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे हम पहले बच्चे को एग्जाम्पल बता देते हैं और उसके बाद उसको नियम की ओर ले जाते हैं। जैसे विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि पहले बच्चे को विशिष्ट चीजों के बारे में बता दिया जाता है कि जैसे हम बता देंगे कि आगरा एक शहर है, वहाँ फिर उसको सामान्य चीजें कि वहाँ पे ताजमहल भी है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, वहाँ का खान पान क्या है, वहाँ का क्या पहनावा है, ये सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। ऐसे ही जैसे बच्चे को पहले विशिष्ट यानी कि एक वाक्य के रूप में बता दिया जाता है, फिर उसके बाद कि इसमें नाउन क्या है, वर्ब क्या है। हिंदी में जैसे हम कि इसमें संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, फिर विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, ये सब के बारे में बताया जाता है। निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम से उदाहरण की ओर ले जाते हैं। इससे बच्चे को पहले डेफिनेशन या परिभाषा का बता दी जाती है कि संज्ञा क्या होती है। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि पहले उसको परिभाषित किया जाता है, फिर उसके बाद उदाहरण की ओर ले जाते हैं। जैसे फिर उसको बताया जाता है कि किसी व्यक्ति का नाम बताया जाता है कि राम, फिर वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब के नाम यानी कि उदाहरण के थ्रू बताए जाते हैं। पहले उसको परिभाषा बताई जाएगी, उसके बाद एग्जाम्पल या उदाहरण बताया जाता है। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाते हैं। जैसे किसी के बारे में कुछ भी वर्णन करना है तो पहले उसकी सामान्य चीजें बताई जाती हैं, फिर उसकी विशिष्टता की ओर ले जाया जाता है। जैसे हम बताएंगे कि गाय एक पशु है, फिर क्या गाय की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, हमें दूध देती है, ये करती है, वो करती है, मतलब उसकी विशिष्टता के बारे में बताया जाएगा। पहले सामान्य चीजों के बारे में बच्चों को बताते हैं, फिर उसे विशिष्टता की ओर ले जाते हैं।
शिक्षण त्रिआयामी यानी कि शिक्षण त्रिआयामी बताया गया है, जिसमें अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु या पाठ्य पुस्तक सम्मिलित होता है। शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं? जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी कि बच्चों को पहले ज्ञात चीजों के बारे में बताया जाता है, फिर उससे अज्ञातता की ओर ले जाया जाता है। जैसे बता दे, बच्चे को पशुओं का ज्ञान है लेकिन उसको अभी ये नहीं पता कि कौन सा पालतू पशु है और कौन से पालतू जानवर हैं, कौन से जंगली जानवर हैं। तो पहले उन्हें पशुओं के बारे में बताया जाता है, फिर उनको बताया जाता है कि ये वाले पेट एनिमल होते हैं या पालतू पशु होते हैं, ये वाइल्ड एनिमल होते हैं यानी कि जंगली जानवर होते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाया जाता है। पहले उसमें बड़ी-बड़ी चीजें यानी कि मूर्त चीजों के बारे में बताया जाता है, फिर छोटी-छोटी चीजों के बारे में विस्तार से वर्णन किया जाता है। ऐसे सरल से जटिल की ओर यानी कि पहले सरल चीजों के बारे में बच्चे को बताया जाता है, जिसकी उसको नॉलेज होती है या जिसका उसको ज्ञान होता है, फिर धीरे धीरे उसको जटिलता की ओर ले जाते हैं या धीरे धीरे उसको जटिल चीजों के बारे में बताया जाता है। पहले उसको उसके आसपास की चीजों के बारे में बताया जाएगा और फिर उन्हीं के थ्रू जटिल चीजों के बारे में शिक्षा दी जाती है। ये शिक्षण के सूत्र होते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या होती है? एक होती है दृश्य सामग्री, दूसरी श्रव्य सामग्री, थर्ड नंबर पर दृश्य श्रव्य सामग्री होती है, चौथी होती है क्रिया सहायक सामग्री। दृश्य सामग्री यानी कि जिनको हम देखते हैं और देखकर जिनको हम फील करते हैं, देखकर टच फील करते हैं और उनके बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। दूसरी श्रव्य सामग्री जिसको हम सुनकर ज्ञान अर्जित करते हैं। दृश्य सामग्री में जैसे हमारे चार्ट पेपर है और रेडियो वेडियो पे या मतलब हमें सीडी के थ्रू चीजें दिखाई जाती हैं। श्रव्य सामग्री है जैसे रेडियो के थ्रू सिर्फ हमें चीजें सुनाई जाती हैं, टेप रिकॉर्डर से चीजों को सुनाया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री में हमारा टेलीविजन आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, जिसमें देखा और सुना दोनों जा सकता है। क्रिया सहायक सामग्री होती है जिनको हम बच्चा करके सीखता है या जिसे वो खुद करके क्रिया करके सीखता है। जैसे चार्ट पेपर बनाने के लिए बच्चों को दिए जाते हैं कि घर से खुद से अपने आप कार्य करके और सामग्री को इकट्ठा करके चार्ट पेपर बनाकर तुम्हें खुद लाने हैं। तो ये सब किसमें आता है? क्रिया सहायक सामग्री। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? ये मैंने सीडीपी में बताया है, पूरा चैप्टर ये करवाया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, क्या होता है मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण, उसके बारे में। तो आप मेरे चैनल पर जाके उसको सर्च करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब उपलब्धि परीक्षा के बारे में आते हैं। इस परीक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम में शिक्षार्थियों ने क्या क्या सीखा है। ये सब भी मैंने उसमें पढ़ाया है, लेकिन यहाँ भी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ पे मैंने विस्तार से पढ़ाया है। इससे हर बार क्वेश्चन सीटेट में आता ही आता है। और मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षा से उपलब्धि परीक्षा में क्या होता है? भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया बच्चा, उसके आधार पर भाषा प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है, इन सब का उपलब्धि परीक्षा में अनुमान लगाया जाता है कि शिक्षण मतलब परीक्षा का जैसे मतलब अनुमान लगाया कि शिक्षण कार्यक्रम में शिक्षार्थी ने कितना सीखा, उसको कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई, या वो अपने भाषा शिक्षण को कहाँ तक सीख पाया और कहाँ उसको सुधार की आवश्यकता है। अब दूसरा है दक्षता परीक्षा। इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। अब दक्षता में क्या होता है कि कितना समझ पाया है बच्चा, कहाँ तक उसको मतलब आया है अभी और कितना और सिखाने की आवश्यकता है। भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर क्या है। अभिरुचि परीक्षा क्या होती है? अभिरुचि होती है, इससे ये पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि या एटीट्यूड रखता है या नहीं। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। अभिरुचि होता है एप्टीट्यूड, अभिरुचि का मतलब होता है एप्टीट्यूड।
इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक होता है। इससे जो है बच्चे की अभिरुचि परीक्षा से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा शिक्षण कार्य में शामिल हो, शिक्षण कार्य में शिक्षण में सफल हो भी पाएगा या नहीं, उसके अंदर वो एप्टीट्यूड है या नहीं है। जैसे टीचर बनने के लिए सिर्फ एक गिफ्टेड बच्चा है, जरूरी नहीं कि कोई बहुत एक्टिव बच्चा बहुत गिफ्टेड बच्चा है और वो एक अच्छा टीचर बन पाएगा, या उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है। अगर उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं है तो वो एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाएगा, चाहे उसके नॉलेज का या उसके ज्ञान का स्तर कितना भी उच्च क्यों ना हो। तो उसके लिए अभिरुचि का होना आवश्यक होता है, उस कौशल का होना आवश्यक होता है। बहुभाषिता क्या होती है? बहुभाषिकता भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है, यानी कि बहुभाषिकता एक से अधिक भाषाओं को सीखना, जिसे भाषा विविधता या बहुभाषावाद होता है। शिक्षा में द्विभाषावाद, जो हम एक से अधिक भाषाएं जो सीखते हैं उसको क्या कहते हैं? बहुभाषिता। पाठ्य पुस्तक क्या है? पाठ्य पुस्तक जो है एकमात्र साधन नहीं है, एक साधन के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। बच्चों को उनके आसपास की नॉलेज से, उनके आसपास की चीजों को दिखाकर पढ़ाया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक को सिर्फ एक संसाधन के रूप में मानना चाहिए, सिर्फ एकमात्र नहीं। उसके अलावा भी बच्चों को एक्टिविटी क्रिया करके, खेल विधि द्वारा, एक्टिविटी द्वारा, आसपास की चीजों को दिखाकर, पर अब उनके बाहरी वातावरण से जोड़कर शिक्षा दी जानी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे। हिंदी के विषय में क्या सही है? तो हिंदी क्या है? हमारी एक राजभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है जिसमें ये पूछा जाता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा, तो राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी भारत की राजभाषा है। त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया था? तो ये बताया था कोठारी आयोग द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है और भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। इनमें से क्या सही है? तो भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है जो हम अपने वातावरण से सीखते हैं, अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं, अपने घर परिवार से सीखते हैं, अपने दोस्त रिश्तेदारों इन सभी से हम भाषा का अर्जन करते हैं। कहीं भी किसी भी टाइम हम भाषा को अर्जित कर सकते हैं। तो यह एक सहज प्रक्रिया है, यानी कि हमें आसानी से आ जाती है। जबकि भाषा अधिगम या किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें प्रयासपूर्ण रहना पड़ता है या उसमें प्रयास करना पड़ता है। तो भाषा अधिगम जो है एक प्रयासपूर्ण अभिक्रिया है। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश और कक्षा में लिखित आकलन, यानी कि इसमें सी सही है। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, यानी कि उस तरह का माहौल बनाए जाने की आवश्यकता है कक्षा में भाषा को सीखने के लिए। बच्चों को भाषा की बहुत सारी चीजें प्रिंटेड करके हम कक्षा में लगा सकते हैं, जिससे बच्चे अच्छे से सीख पाएं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहित अर्थ क्या होता है? बच्चों को बोलचाल की भाषा नहीं सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों को भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा से बाहर रखा जाए। तो ये सारी चीजें गलत हैं कि बच्चों के बोलचाल की भाषा सिखाई ही नहीं जानी चाहिए, या उन्हें बोलचाल की भाषा को, बच्चों की बोलचाल की भाषा तो उन्हें खुद ही आती है। उनके जो अनुभव लेके वो अपने घर से आते हैं, उनका उचित प्रयोग किया जाए क्लासरूम में, और सबसे बच्चे को उनकी मदर टंग में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। थैंक यू। ये 2 वीडियो में मैंने पूरा हिंदी पेडागोजी करा दिया है और सीटेट में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं।